हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है कैश बुक। और ये कैश बुक सीबीएसई में 8 मार्क्स का अक्सर आता है और अदर बोर्ड में डिफरेंट मार्क्स का पैटर्न है। बट हम लोग लेके चलेंगे सीबीएसई का। सीबीएसई में 8 मार्क्स का ये एग्जाम में स्कूल में आपका आएगा ही आएगा। खास करके ये हाफ ईयरली एग्जाम आप लोग अगर हाफ ईयरली होने वाला होगा सितंबर अक्टूबर में, तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। और रहा बात, और जैसे आईसीएसई बोर्ड है तो वो बोर्ड का भी ये चैप्टर में 8 से 10 मार्क्स का वैरी करता है। अलग बोर्ड में किसी बोर्ड में 4 मार्क्स का रहता है। तो ओवरऑल मिला के बोल सकते हैं कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग कैश बुक। हम लोग का जो कैश बुक है, तो सबसे पहले ये कैश बुक अगर आप नाम से समझ में आ रहा होगा, एक बुक है, कैश बुक है। इसका मतलब कि कैश बुक में क्या करते हैं हम लोग, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, मतलब किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। 2 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है हम लोग का, है ना। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये 2 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। ये 2 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें से कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश में लेन देन, सिर्फ कैश से जो रिलेटेड होगा, कैश या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बैंक रिलेटेड, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो भी रिलेटेड, ये 2 बैंक या कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा उसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसका हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्ड जिसमें करते हैं वो बुक का नाम है कैश बुक। इसका मतलब कि क्या, कैश बुक में इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नो credit transaction, no credit transaction will be considered। इसका मतलब हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे, राइट। इग्नोर करना है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लेना ही नहीं है ना। अब कैश बुक आप बोल रहे हैं कि कैश बुक क्यों बना रहे हैं हम लोग, कारण क्या है कैश बुक बनाने का। तो कोई भी बिजनेसमैन होगा उसे जानना जरूरी है कि 1 मंथ के बाद या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कैश बैलेंस कितना है, उसके पॉकेट में कितना है, उसके बैंक बैलेंस कितना है, उसके हाथ में कितना पैसा है, वो जानना इसको जरूरी है। अब वो जानने के लिए क्या बनाएगा, वो कैश बुक बनाएगा। कैश बुक बनाएगा तभी पता चलेगा कि उसका 1 मंथ के बाद, पेमेंट करने के बाद, कोई सामान आने के बाद, मतलब खर्च पेमेंट करने के बाद, लेन देन होने के बाद उसके हाथ में कितना बचा हुआ है पैसा। वो अगर जानना चाहता है कि हाँ मेरे हाथ में कितना बचा हुआ है एट द एंड ऑफ 1 मंथ या एट द एंड ऑफ 6 मंथ, तो वो क्या बनाएगा, कैश बुक बनाएगा। कैश बुक का कैश अकाउंट से वो पता चल जाएगा कि इसका हाथ में कैश कितना है। या फिर वो बैंक बैलेंस अगर चेक करना चाहता है कि बैंक में कितना पैसा है, बैंक ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, कितना कितना पेमेंट हुआ है बैंक के थ्रू, और कितना कितना पैसा बैंक में आया है, डिपॉजिट हुआ है, वो अगर जानना चाहेगा तो क्या बनाएगा, वो कैश बुक बनाएगा। तो इसका मतलब कि जो कैश बुक है ये कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसमें हम लोग वही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बिल्कुल भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, पूरा पूरा इग्नोर करना है। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका हम लोग लेजर बनाते हैं कि कैसा लेजर होगा, कैश बुक का लेजर का फॉर्मेट कैसा है। जैसे हम लोग इससे पहले लेजर किए, ये कैश बताए भी थे कि कैश का एक लेजर होता है, बैंक का एक लेजर होता है। तो वो कैश का और बैंक का लेजर का मर्ज किया हुआ एक अकाउंट है। वो अकाउंट क्या है, बुक है, कैश बुक है। तो चलिए बनाते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा फॉर्मेट है। चलिए तो देखते हैं इसका कैश बुक का कैसा फॉर्मेट है। बेसिकली कैश बुक का फॉर्मेट जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 टाइप का हम लोग, बेसिकली 3 नहीं 4 टाइप का हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट है। जैसे पहला, अगर कैश बुक का टाइप पूछे, टाइप्स ऑफ कैश बुक जो हम लोग को देता है बनाने के लिए, एग्जाम में भी आता है। बेसिकली पहला क्या है, सिंगल कॉलम एक कैश बुक हो गया, एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। एक होता है अपना डबल कॉलम कैश बुक होता है। एक होता है
ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होता है पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक, ठीक है। ये टोटल 4 है अपना, 4 मेथड से हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक पीटी कैश बुक। और ये ध्यान रहे कि ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये सीबीएसई में नहीं आता है, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है। ये आता किस में है, ये आईसीएसई बोर्ड में आ सकता है, आईएससी बोर्ड में आएगा, ये अदर बोर्ड में आ सकता है, कोई और भी स्टेट का बोर्ड है उन लोग के लिए आ सकता है, बट ट्रिपल कॉलम सीबीएसई में नहीं आता है। ट्रिपल कॉलम जो डबल कॉलम ही सीबीएसई में आता है। जो भी आपका मैक्सिमम जो सम्स रहेगा वो आपका डबल कॉलम से रहने वाला है सीबीएसई के लिए। सीबीएसई के लिए डबल कॉलम कैश बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आईसीएसई बोर्ड से आप है तो आप लोग का ट्रिपल कॉलम कैश बुक रहेगा, ठीक है। और पीटी कैश बुक बहुत इजी है और ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, बट हम लोग को जानना पड़ेगा कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड है, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेंगे वो, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल कॉलम। डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक दोनों रहता है, ठीक है, कैश और बैंक दोनों रहता है। और ट्रिपल कॉलम जो होता है, ट्रिपल कॉलम वाले में हम लोग का कैश भी रहेगा, बैंक भी रहेगा और डिस्काउंट कॉलम भी रहेगा, इसलिए ये 3 कॉलम है, इसलिए ट्रिपल कॉलम है। तो ये आईसीएसई बोर्ड में ट्रिपल कॉलम कैश बुक आता है। डबल कॉलम कैश बुक सीबीएसई के लिए बहुत आइडियल है, वो एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक ही आता है। और सिंगल कॉलम जो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और ये जो एग्जाम में नहीं आता है, अक्सर जो आता है आपको बता दिए डबल और ट्रिपल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट लेते हैं, हम लोग सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का दोनों का फॉर्मेट लेते हैं। चलिए तो कैश बुक का हम लोग फॉर्मेट लेते हैं, सिंगल कॉलम डबल कॉलम सबका हम लोग लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले कैश बुक का हम लोग का सिंगल कॉलम का देख लेते हैं कैसा फॉर्मेट है। कैश बुक लिखेंगे ब्रैकेट में सिंगल कॉलम लिखना जरूरी है। देख लीजिए कैश का जो लेजर होता है वही है और कुछ नहीं है, बस एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। एक हो गया अपना डेट कॉलम, एक हो गया अपना पर्टिकुलर, एक आ जाएगा अपना छोटा सा 2 कॉलम आएगा, एक आ जाएगा अपना एलएफ, एक आ जाएगा वाउचर नंबर, एक हो गया अपना अमाउंट कॉलम, रुपीस का सिंबल देना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर वापस डेट कॉलम, पर्टिकुलर, फिर एक अमाउंट कॉलम, 2 छोटा सा कॉलम, एक एलएफ और एक वाउचर नंबर, ठीक है। ये अब एलएफ तो पता है, वाउचर नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप जो कोई परचेस कर रहे होगे तो उसका तो डॉक्यूमेंट्स होगा ना, एविडेंस होगा ना, उसका एक डॉक्यूमेंट्स है, उसका एक रेफरेंस नंबर रहता है, वो वाउचर नंबर है, ठीक है, मेमो का वाउचर नंबर। तो ये हम लोग का फॉर्मेट है, देख सकते हैं क्या है। इधर पे डेबिट और क्रेडिट लिखना तो जरूरी है। तो ये सिंगल, ये सिंपली क्या है, लेजर ही तो है, लेजर बना रहे हैं हम लोग, क्या चीज का, कैश का लेजर है ये, है ना। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो वाउचर नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो वाउचर नंबर अमाउंट, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। और ये हुआ सिंगल कॉलम कैश बुक का। करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जो कैश बुक होता है कैसा कैसा अकाउंट होता है, ये अपने को दिमाग में बैठा के रखना है, ये रियल अकाउंट है। सबसे बड़ी बात, कैश बुक क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल था कि रियल अकाउंट का ये रूल था कि पैसा क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, राइट। कम्स इन व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। इसका मतलब कि बोल सकते हो कि ये रियल अकाउंट है। और क्या है ये कैश बुक, क्या है, इनफ्लो और कैश
इनफ्लो और कैश क्या होता है, आउटफ्लो होता है। मतलब कैश का आना और कैश का जाने का रिकॉर्ड हम लोग किस में करते हैं, कैश बुक में करते हैं। कैश बुक कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो यानी इनफ्लो होगा अगर पैसा आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिससे कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आएगा। कहां लिखना है अपने को, डेबिट साइड में लिखना है। मतलब पैसा आ रहा है डेबिट साइड में लिखना है, अगर पैसा चला जा रहा है तो कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में। सिंपल सा बात है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग चला नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है कि पैसा अगर आ रहा है, कोई भी सामान ऐसा कर रहे हो, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिससे आपका पैसा आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो डेबिट में लिखना है। कोई ऐसा सामान, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिससे पैसा चला जा रहा है, वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बस और कुछ नहीं करना है। मतलब इनफ्लो इधर और आउटफ्लो इधर, बस यही करना है इसमें कैश में। और जैसे लास्ट में लेजर में हम लोग किए, ये लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का बस कंप्लीट। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज बिजनेस में क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस किया, राइट। कैश इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो क्या बोल के लिखेंगे, सपोज डेट है, सपोज डेट है 2024 1 अप्रैल। अगर पैसा लेके आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या करके लिखेंगे, टू कैपिटल। अमाउंट किसमें बैठाएंगे, सपोज अमाउंट है 1 लाख का, बैठा दिए। अब क्या कर रहा है, मान लीजिए कि गुड्स परचेस कर रहा है, ये 5 लाख का गुड्स, 5 लाख नहीं 50,000 का गुड्स परचेस कर रहा है, परचेस कर रहा है कैश में। तो परचेस करने से जनरली क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। तो क्या परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो किधर लिखेंगे, बाय परचेस, है ना। सपोज 50,000 का परचेस किए, 50,000 डेट है, सपोज इसका डेट है 2 अप्रैल, तो लिखे परचेस हुआ। अब सपोज कीजिए कि सामान बेचा है कितना का, 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया है, कैश में सेल किया है। कैश में सेल करेगा तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा आएगा, राइट। बिजनेस में पैसा आएगा ना, इधर लिखेंगे टू सेल्स 1 लाख, ये हो गया। सपोज डेट है 5 अप्रैल को, बैठा दिए। फिर इसके बाद सपोज कीजिए कि कंपनी जो बिजनेस है आपका, क्या किया, आप मान लीजिए फर्नीचर खरीदे, कितने का फर्नीचर खरीदे, 10,000 का फर्नीचर खरीदे। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा तो जाएगा, राइट। तो किधर लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए, आउटफ्लो है, इधर लिखेंगे बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर परचेस किया, 10,000 के, इधर बैठाएंगे। मान लीजिए परचेस कब किए, 8 अप्रैल को, तो बैठा दिए 8 अप्रैल को, ऐसे करके। फिर मान लीजिए सैलरी पे किए, ठीक है, 10,000 का सैलरी पे किए, चलिए 10,000 सैलरी पे किए तो ये भी इधर ही आएगा। सपोज 9 अप्रैल को आप सैलरी पे किए, बाय सैलरी अकाउंट, अकाउंट तो लिखना मस्ट है, राइट। चलिए बाय सैलरी अकाउंट, सपोज 10,000 का। सपोज रेंट दे रहे हो तो रेंट भी देंगे तो पैसा जाएगा, राइट। बाय रेंट, सपोज कि 20,000 का रेंट पे कर रहे हो आप, है ना, ये हुआ। अब मान लीजिए कि आपको ये ऐसा हो सकता है कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट लोन लिए होगे तो लोन से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन किससे, बैंक से इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो बैंक से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इसका मतलब बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है ये, तो हम लोग सिंगल कॉलम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम में तो नहीं आएगा, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहेगा। मान लीजिए आप रेंट पे कर रहे हो, चेक में पेमेंट कर रहे हो, तो रेंट पे कर रहे हो चेक में, तो रेंट का पेमेंट चेक में हो रहा है, तो कैश बुक का सिंगल कॉलम में नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का बना रहे हैं। और वो रेंट अगर चेक में पेमेंट करेंगे तो इसमें नहीं आएगा, सिंगल कॉलम में नहीं आएगा भाई, सिर्फ इसमें हम लोग कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही लेंगे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ ना, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम में नहीं आएगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन किसमें आएगा, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, यानी जब डबल कॉलम बनाएंगे तो उसमें आएगा। तो ये सब ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो सपोज कीजिए यही है सैलरी, और मान लीजिए कि कंपनी को और या फॉर्म को कहीं से और कुछ पैसा मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि सपोज कि इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा होगा किसी पार्टी से, तो सपोज इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, ठीक है। तो जिससे भी इंटरेस्ट रिसीव करेगा, या फिर किसी से या कोई पार्टी से पैसा मिल रहा है,
जैसे मान लीजिए रमेश से पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट रमेश, राइट, रमेश से पैसा मिल रहा है, सपोज टू रमेश बोल के लिखेंगे, टू रमेश अकाउंट, सपोज पैसा मिल रहा है 50,000 का, बस बस हो गया और कुछ है नहीं, मान लीजिए इतना ही है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्लोज कर इसको टोटल कर लेंगे, जैसे हम लोग सीखे हुए हैं, लेजर तो हम लोग सीखे है ना, जो अमाउंट जो साइड का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड का हेवियर जो रहेगा वो अमाउंट दोनों साइड में लिख देंगे। तो कितने का हो गया, इधर पे 2.5 लाख है, 2,50,000, 2,50,000 है ना। इधर पे कितना है, इधर पे कितना हो गया 10,000, 10 20 40 90, यानी कितना हो जाएगा 250 से माइनस कर दीजिए, इसमें से पता चल जाएगा आपका 250 माइनस 90,000, 1,60,000 आ गया। ये जो 1,60,000 आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी। लास्ट डेट को, लास्ट डेट क्या अप्रैल का, लास्ट डेट क्या होता है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये वाले डेट का फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बीडी कर देते हैं, और बीडी क्या होता है इसका ठीक नेक्स्ट है, राइट, यानी 1 मई को लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, कितने का 1,60,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद का पता चल रहा है कि बैंक में कितना कैश का, कैश में कितना है 1,60,000 का कैश इन हैंड है, मतलब बिजनेस में 1,60,000 अभी है, और ओपनिंग 1 मई को इसका वैल्यू कितना है 1,60,000 का आपके पास कैश है हाथ में, ठीक है। तो ये सिंगल कॉलम से निकाले, इसमें हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बिल्कुल नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं हम लोग, ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ये दिमाग में रखना है बच्चों, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड किए हैं। इनफ्लो वाले को इधर लिखना है, आउटफ्लो वाले को इधर बैठाना है। तो इससे हम लोग क्या होगा, बैलेंस करेंगे, सिंपली सिंगल कॉलम हो जाएगा। सिंगल कॉलम में बस इतना ही रहता है, सिंगल कॉलम में कुछ है ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर जो सीबीएसई पैटर्न वाले लोग हैं उन लोग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डबल कॉलम कैश बुक। एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक ही आता है, आपको पहले भी बोले स्टार्टिंग में वीडियो का। और मान लीजिए अब ट्रिपल कॉलम, अगर आईसीसी बोर्ड वाले लोग हैं और ट्रिपल कॉलम आएगा तब भी हम लोग डबल कॉलम अगर हम लोग समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो ट्रिपल कॉलम में कुछ नहीं है। ट्रिपल कॉलम में बस पता है एक डिस्काउंट कॉलम एक अलग से ऐड करना रहता है पूरा कॉन्सेप्ट डबल कॉलम का ही। मेन जो है डबल कॉलम ही इंपॉर्टेंट है, डबल कॉलम क्लियर, ट्रिपल कॉलम भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए ये डबल कॉलम का फॉर्मेट है। सिंगल वाले कॉलम जो था, सिंगल कॉलम से देखिए कुछ खास फर्क नहीं है, बस क्या ऐड हो रहा है, एक कैश पहले था, एक बैंक ऐड हो रहा है। बस उसमें क्या लिखे थे हम लोग, सिर्फ अमाउंट लिखते थे, यहाँ पे मेंशन कर देना हो रहा है कि कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट है, दो कॉलम खींच रहे, कैश बैंक, इसलिए डबल कॉलम है। अगर ट्रिपल रहेगा तो कैश है, बैंक है, एक साथ में और क्या आ जाता, डिस्काउंट कॉलम आता है। इधर डिस्काउंट कॉलम आता है, डिस्काउंट अलाउड कॉलम, और इधर एक कॉलम लिखते हैं इसका डिस्काउंट रिसीव कॉलम रहता है। तो कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है सीबीएसई वाले में, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में ना कैश बुक का जो ट्रीटमेंट है कुछ ट्रांजेक्शन को लेके बहुत डिफरेंट है। तो अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सीबीएसई को एक पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो अब ये ध्यान रखना, अगर सीबीएसई वाले हो तब ये चीज को फॉलो करना, और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी बता दे रहे हैं, दोनों के लिए ही बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से बात को फॉलो करना, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए कैश बुक में डबल कॉलम में कुछ बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांजेक्शन है। जैसे पहला ट्रांजेक्शन एक लेते हैं, जैसे कैश डिपॉजिटेड into बैंक, सपोज ₹10,000 ये दिया है। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका क्या है, इसका जॉइंट्री हम लोग लिखे, तो जॉइंट्री क्या होगा, इसका जॉइंट्री होगा कैश क्या हो रहा है, बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। इसको रब कर दे, क्लियर दिखेगा फिर से, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश। आप देख सकते हो इसमें क्या है ना,
बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है, कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि हम लोग डबल कॉलम जो बनाते हैं उसमें क्या है, कैश भी है, बैंक भी है ना। दोनों अकाउंट जब भी इन्वॉल्व हो, वो दोनों अकाउंट का क्या होगा, इसका इंपैक्ट बोथ साइड पड़ेगा। इसका इंपैक्ट डेबिट साइड में भी पड़ेगा और इसका इंपैक्ट क्रेडिट साइड में पड़ेगा। ये ध्यान से बार बार समझ लीजिए बच्चों। जब भी कैश और बैंक दोनों अकाउंट अगर इसमें इन्वॉल्व हो तो इसका इफेक्ट बोथ साइड पड़ेगा। मतलब डेबिट साइड में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा और क्रेडिट साइड में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और वो क्या है, एक तरह का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब कॉन्ट्रा एंट्री क्या रेफर करता है, वो अकाउंट को रेफर करता है, वो ट्रांजेक्शन को रेफर करता है जिस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कैश बुक में बोथ साइड होता है। बस ये दिमाग में बैठा के रखना है बच्चों, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री वो ट्रांजेक्शन को रेफर करता है जिसका इंपैक्ट कैश बुक का बोथ साइड में पड़ता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो चलिए इसका इंपैक्ट कैसे कैश बुक में डालते हैं देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कैश है और कैश का क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखा हुआ है। इसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जब पैसा आता है तो हम लोग इधर लिखते हैं, या कैश से पैसा जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा तो इधर लिखेंगे, आउटफ्लो इधर, इनफ्लो इधर, है ना। तो अब ये सोचिए बैंक में पैसा जमा कर रहे हो आप, तो बैंक में पैसा आएगा या बैंक में पैसा चला जाएगा, बैंक में पैसा आएगा ना, डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मतलब इसको आपको क्या करना है, ये बढ़ेगा मतलब इधर, है ना, घटेगा मतलब इधर। चलिए अब ये भी साइन से आपको समझा दे रहे हैं कि भाई पॉजिटिव हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है। अगर बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है, कैश बैलेंस कम हो जा रहा है मतलब नेगेटिव है। अब ये समझ के चलो, ऐसा भी आप समझ लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे जो भी डेट होगा, सपोज ये डेट दिया हुआ है 2024 1 जैन, ठीक है, तो 1 जैन को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, सपोज 10,000 अमाउंट है सपोज, तो 10,000 बैठा देंगे। इसका किसमें बैठाएंगे, कैश टू कैश बोल के जब लिखेंगे, जब कैश अकाउंट लिखेंगे तो कैश का अमाउंट कैश में नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जब टू कैश बोल के लिखेंगे तो अमाउंट सब किसमें बैठेगा बैंक कॉलम में, कितने का, 10,000 का। ये दिमाग में बैठा के रखना है। जब टू कैश बोल के लिख रहे हैं तो अमाउंट किसमें लिखेंगे, बैंक में, और हमेशा अपोजिट होगा, टू कैश तो अमाउंट बैंक में। अब क्या बताया था, चूंकि ये क्या है, कैसा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री को हम लोग एलएफ का जो कॉलम है इसमें हम लोग को रिप्रेजेंट करता है क्या, सी फॉर कॉन्ट्रा। आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, पूरा फुल फॉर्म कॉन्ट्रा एंट्री नहीं लिखना होगा, बस एलएफ के कॉलम में जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा उसके उस वाले कॉलम में हम लोग को वहां पे सी करके लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका इंपैक्ट बोथ साइड होगा। तो इधर टू कैश बोल के लिखे तो इधर क्या लिखे, उसका अपोजिट होगा। जब टू कैश बोल के इधर लिखे तो बाय बैंक बोलकर इधर लिखेंगे, जैसे क्या होगा, डेट में 1 जैन, बाय बैंक। अमाउंट किसमें लिखेंगे, जाहिर सी बात है बैंक लिखे तो अमाउंट तो बैंक में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, किसमें होगा, कैश कॉलम में होगा, राइट। कितना का है, इधर भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रा है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा, जो भी टू करके लिखा रहेगा वो पहले वहां से स्टार्ट कीजिएगा। अब जो कैश लिखा रहेगा तो कैश है बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कैश बोल के लिखा रहेगा तो बैंक में अमाउंट बैठाएंगे, बैंक बोल के लिखा रहेगा तो अमाउंट हम लोग कैश में लिखेंगे। हमेशा रिवर्स अपोजिट वाले अकाउंट में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। एक दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री लेते हैं, ये सब ध्यान आपको रखना है, जैसे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये दिया हुआ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगा, इसका भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। इसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, पैसा निकाल रहे हैं, ठीक, इसका अपोजिट है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब इसे बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, इसे बैंक से पैसा निकाल रहे थे, बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है ना, और कैश बैलेंस बढ़ जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें भी देखिए कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रा है। तो आप ये देखेंगे कि आप क्या इधर भी क्या टू कैश करके लिखना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, इसका क्या होगा, टू क्या बोल के लिखा हुआ है, ये मैं टू कैश बोल के था इसलिए मैं टू कैश करके लिखे, यहाँ पे क्या करके है, टू बैंक। तो अब क्या है, आप ये सोचोगे हम लोग तो यहाँ पे जर्नल तो नहीं करना है, हम लोग तो डायरेक्टली इसका पोस्टिंग करना है, लेजर में पोस्टिंग करना है। तो ये सब आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, माइंड में आपको ये रखना है।
अगर आप भूल जाते हो कि कैसे जर्नल एंट्री होगा तो कहीं साइड में रफली में लिख के फिर आप उसको ऐसा पोस्टिंग करो तो आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 2 जैन को इसका अगर इसका पोस्टिंग करें तो क्या होगा, टू करके क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट किसमें नहीं लिखेंगे, बैंक में तो बिल्कुल नहीं आएगा, किसमें आएगा, कैश कॉलम में। सपोज इसका अमाउंट है 5000 का, चलिए 5000 तो 5000 बैंक लिखे तो कैसे बैठा दिए। फिर इधर लिखेंगे 2 जैन बाय कैश, कॉन्ट्रा लिखना जरूरी है, अमाउंट किसमें लिखेंगे, बैंक कॉलम में। तो इस तरह से ये बहुत ही पॉपुलर कॉमन डबल कॉलम कैश बुक में ये क्वेश्चन अक्सर कॉमन आता ही आता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका कॉमन ट्रांजेक्शन है, ये रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी ऐसा होता है जब चेक मिलता है, चेक अगर मान लीजिए अगर आज चेक मिला, अगर आज ही बैंक में जमा हो गया, जैसे आज चेक मिला, कोई भी पार्टी से अगर चेक रिसीव कर रहा है फॉर्म या आपका जो बिजनेस है, अगर वो चेक रिसीव कर रहा है, अगर आज ही बैंक में जमा कर दे रहा है, तब भी इसका ट्रांजेक्शन कैश बुक में इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आज चेक रिसीव कर रहा है लेकिन आज जमा ना करके अगर एक दिन के बाद अगर डिपॉजिट करेगा तो फिर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कैश बुक में। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखते हैं, समझते हैं बातों को। जैसे सपोज कीजिए कि 3 जैन को चेक रिसीव किए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम ₹10,000 and deposited on the same date. ठीक है, क्या किए, 3 तारीख को 3 जैन को चेक रिसीव किया और उसी दिन जमा कर दिया, ऑन द सेम डे, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो इसका मतलब कि चेक मिला राम से और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, डिपॉजिटेड सेम डे, डिपॉजिटेड। ठीक है, हाँ चलिए, डिपॉजिट मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो सेम डे को अगर डिपॉजिट कर दिया तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो सेम डे को डिपॉजिट नहीं करता तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री है, इसका ये क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो इसको क्या एंट्री लिखते हैं हम लोग, टू राम अकाउंट बोल के लिखते हैं। कितना था, 3 जैन, किसमें बैठाएंगे हम लोग, बैंक कॉलम में। कितना का अमाउंट है, 10,000 का अमाउंट है। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक में बैठाना है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश में बैठाना है, ये एंट्री होता। अब अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, क्या चेंज कर देते कि सपोज कीजिए कि यहां पर जो डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे अगर ये ना लिख के, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है कि चेक रिसीव फ्रॉम राम 10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, मतलब जिस डेट को चेक मिला उस डेट को जमा नहीं कर रहा है, किसी और दिन, मतलब उसके नेक्स्ट डे जमा कर रहा है। तो जब नेक्स्ट डे जमा करेगा तो फिर हम लोग का ये वाला एंट्री नहीं हो पाएगा। ये एंट्री 3 तारीख जो 3 जैन को जो चेक रिसीव कर रहे, इसमें इसलिए हो जा रहा था कि सेम डेट को चेक मिला, सेम डेट को बैंक में जमा कर दे रहे। बट ये वाले केस में क्या हो रहा है कि 3 तारीख को चेक तो मिला लेकिन उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ, उसके 4 तारीख को चेक जमा किया बैंक में। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 3 तारीख का एंट्री, अगर आप सीबीएसई वाले हो तो ये याद रहे कि अगर चेक नेक्स्ट डे मिलेगा, इसका मतलब कि 3 तारीख को बैंक में जमा हुआ ही नहीं। तो जब बैंक में जमा हुआ ही नहीं तो इसका एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, इसका एंट्री नहीं होगा कैश बुक में। ये दिमाग में ठाक रखना है बच्चों। ठीक है, आप बोलोगे तो ठीक है, तो 3 तारीख का एंट्री नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दिन तो बैंक में जमा हुआ ही नहीं, चेक तो आपके हाथ में ही है, अभी तक आपके हाथ में है। तो अगर चेक आपके हाथ में रह गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, चेक इन हैंड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों बातों को, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कैश बुक का। अदरवाइज कैश बुक में और कुछ खास बात नहीं है, वो कॉन्ट्रा एंट्री रिलेटेड और ये जो चेक से रिलेटेड वाला बात है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चेक अगर आज मिला और अगर आज जमा हो गया तो हम डायरेक्टली बैंक में बैठा देंगे, लेकिन आज अगर चेक मिला और इसका नेक्स्ट डे अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो इसको हम लोग बैंक में नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब कि 3 तारीख का एंट्री नहीं होगा। तो एंट्री कौन सा तारीख का होगा,
4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को बैंक ने जमा किया है। तो बैंक में जब जमा करेगा तो क्या एंट्री होगा इसका, बैंक में जमा कर रहा है ना, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या जमा कर रहे हैं, अब वो कैश जमा नहीं कर रहे, चेक जमा कर रहे हैं, राइट। तो 4 तारीख को हम लोग लिखेंगे 4th जैन को लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का, कितना बैठाएंगे, इसका अमाउंट कितना है, सपोज 10,000, तो 10,000 हम लोग बैंक में बैठाएंगे। इसका मतलब ये वाले का अगर कैश बुक का हिसाब से जर्नल एंट्री पास किया जाए तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 10,000 ये हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है कि कब, 4 तारीख को, राइट। 4 जैन का ये हुआ बात, मतलब 3 तारीख का एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे क्योंकि 3 तारीख को बैंक में जमा हुआ ही नहीं। जिस दिन को जमा होगा उस दिन को हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, चेक इन हैंड बोल के लिखेंगे। टू चेक इन हैंड बैंक अमाउंट, बैंक में जमा हो गया पैसा, तो ये इसका एंट्री होगा। ये ध्यान रखना है सीबीएसई वाले लोग के लिए, ठीक है। तो ये हुआ, इस तरह का ट्रांजेक्शन कर रहा तो ऐसा करेंगे। अगर वही पेमेंट का बात रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चेक रिसीव करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि चेक अगर रिसीव कर रहा है तो फिर देखना है कि चेक वो रिसीव किया तो क्या उसी दिन जमा कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है चेक रिसीव किया, वो लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम राम, उसके बाद उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन का बारे में नीचे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है और कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इसका मतलब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि चेक मिला और चेक उसी डेट को जमा हो गया, इसलिए इससे रिलेटेड कोई मेंशन नहीं किया हुआ। ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ये बात मेंशन नहीं किया रहेगा, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा। अगर चेक रिसीव किया और उसके बाद कुछ मेंशन नहीं किया है तो चेक रिसीव करने से क्या होगा, क्या वो बैंक में जमा कर दिया, क्या वो अभी भी इसका पॉकेट में है, तो ये हम लोग को नहीं सोचना है। अगर चेक रिसीव लिखा है और कुछ मेंशन नहीं किया, आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि उसी दिन बैंक में जमा हो गया है, तो इसका मतलब उसका हम लोग कैश बुक में इसका रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। और अगर चेक रिसीव किया और इसका इंफॉर्मेशन जाके आप नीचे चेक करना कि क्या वो जमा कब हो रहा है, तो यानी अगर वो एक दिन के बाद अगर जमा हो रहा है तो यानी जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन का उसका एंट्री नहीं पास करेंगे, जिस दिन को जमा करेगा उस दिन का इसका एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये जो बताए आपको, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, ये हम लोग बताए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अब आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आईसीएसई बोर्ड या फिर अदर बोर्ड है, वो अब क्या करेगा, ये क्या ट्रीटमेंट करेगा इसका, तो चलिए इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आईसीएसई बोर्ड वाले लोग के लिए क्या ट्रीटमेंट है, अदर बोर्ड क्या करता है। तो याद रहे आईसीएसई बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, तो इसका मतलब 3 तारीख वाले का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या करेगा वो, अब बोलोगे सर आईसीबीएसई वाले लोग तो अलग फॉलो कर रहा है, आईसीएसई बोर्ड का अलग है पैटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आईसीएसई बोर्ड वाले लोग के लिए क्या बोला जाता है कि अगर आज चेक रिसीव किए और अगर आज बैंक में जमा नहीं हुआ तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको ये ट्रीट करेंगे कि पैसा कैश हो गया है, मतलब कैश हो गया, वो चेक नहीं है और चेक नहीं रहा, क्या हो गया, वो कैश हो गया। इसका मतलब इसको कैश में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 तारीख को हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, किससे चेक कर रिसीव कर रहे हैं, टू राम बोल के लिखेंगे, टू राम्स अकाउंट, और अमाउंट किसे बैठाएंगे, कैश कॉलम में बैठाएंगे। ठीक है, किस कॉलम में बैठा रहे, कैश कॉलम में। अब जब 4 तारीख का जब एंट्री पास करेंगे तो 4 तारीख को 4th जैन को, तो क्या होगा, 4th जैन को कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। क्या ट्रीट कर लिए इसको, चेक को चेक अब ट्रीट नहीं कर रहे, चेक को क्या ट्रीट कर रहे, कैश ट्रीट कर रहे। तो कैश अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी 4th जैन को उसका हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, टू कैश किसमें बैठाएंगे, बैंक कॉलम में, बाय बैंक अमाउंट किसे बैठाएंगे, कैश कॉलम में। तो बस यही है, इसका फर्क है, और कुछ खास फर्क तो नहीं है, यही है। क्या कर रहे हैं सीबीएसई वाले लोग, क्या कर रहे हैं, अगर वो चेक जमा नहीं कर रहा है उस डेट को, उसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा, जिस डेट को रिकॉर्ड कर रहा है, जिस डेट को जमा करेगा उस डेट का उसका रिकॉर्ड करेगा, लेकिन क्या बोल के लिखेगा, चेक इन हैंड बोल के लिखेगा। और बाकी जो आईसीएसई बोर्ड वाले लोग क्या करते हैं, अगर जमा
अगर उस डेट को जमा नहीं किया तो वो चेक को क्या ट्रीट करेगा, एज अ कैश ट्रीट करेगा, और कैश ट्रीट करके वो कैश की तरह इसको रिकॉर्ड करेगा, और जब बैंक में जब जमा करेगा तो उस दिन चेक इन हैंड ना लिख के क्या लिखेगा, कॉन्ट्रा एंट्री पास करेगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरह से इसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक कैश बुक का जो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का जो बेसिक जो डिफरेंसेस है और दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर सिंगल कॉलम का और डबल कॉलम का, तो फिर आपको कैश बुक जो प्रैक्टिकली जो सम्स बनाओगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बार बार अच्छा से वीडियो को देखना, अच्छा से समझना, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। तो और आपको जो भी आज जो कॉन्सेप्ट में जो भी आपको डाउट होगा वो चीज नेक्स्ट क्लास में श्योर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।